नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका होस्ट स्वरूप सोनी आपका स्वागत करता हूं मयूर नोबेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस के अंदर हमने कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का अर्थ है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, इन अंगों के मध्य एक सामंजस्य, समन्वय स्थापित करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है। विभिन्न अंग आपस में सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है, क्योंकि बिना सामंजस्य के कोई भी अंग स्वतंत्र रूप से अपना यथा योग्य कार्य नहीं कर सकता। कोई भी अंग अकेला पूरी तरह से यथा योग्य कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है। तो ये सामंजस्य स्थापित करने का कार्य हमारे शरीर में एक तंत्र के द्वारा किया जाता है। इस तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, अर्थात वह तंत्र जो सभी अंगों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित कराता है। वह तंत्र जो अंग और वातावरण के मध्य तथा अंगों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करता है तथा अंगों के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करे, उस तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो अंगों के कार्यों को नियंत्रित करने वाला तंत्र, इस तंत्र को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर पर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरे नंबर पर आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरे नंबर पर आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख अहम भाग होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम आगे और 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर पर आएगा मस्तिष्क और दूसरे नंबर पर है मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एस नर्वस एन और एस एन एस का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इसको आगे और भागों में विभाजित करते हैं। मस्तिष्क हमारा 3 अलग अलग भागों में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क, जिसे हम फोर माइंड कहते हैं, दूसरा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसे हम कहते हैं, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, फोर माइंड, मिड या फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इसके बाद हो जाएगा हाइंड ब्रेन। ये तीनों मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। इसके बाद मेरुरज्जु जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक संरचना है, भाग है, जो हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को यह संचालित करने का कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का अर्थ है कि हमारे पूरे शरीर में फैली तंत्रिका कोशिकाओं का जाल, जो बाहरी वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करती है और ग्रहण करने के पश्चात इस उद्दीपनों को आगे हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजने का कार्य करती है। दूसरा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है इसको हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है कपालीय तंत्रिका और दूसरा इसमें आता है मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका अर्थात हमारे मस्तिष्क से जुड़ी तंत्रिकाएं। इन तंत्रिकाओं की संख्या करीब 12 जोड़ी होती है, जो बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क तक भेजती है। दूसरी मेरु तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से जुड़ी तंत्रिकाएं, जो 21 जोड़ी होती हैं, जो
उद्दीपनों को ग्रहण करके मेरु रज्जु तक पहुंचाती है। ये जो तंत्रिका होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये कायिक तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। कायिक तंत्रिका जो तंत्र है यह ऐच्छिक उद्दीपनों को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो कायिक तंत्रिकाएं होती है हम इन्हें आगे दो भागों में बांटते हैं। पहली होती है संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिकाओं का अर्थ होता है कि वे तंत्रिकाएं जो वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। उत्तकों तथा अंगों में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं जो बाहरी वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करती है तथा इन उद्दीपनों को विद्युत रासायनिक संकेतों में परिवर्तित कर आगे मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तक अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजने का कार्य करती है। उन्हें हम कहते हैं संवेदी तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं हमारे शरीर के लगभग समस्त अंगों के ऊतकों में पाई जाती है। दूसरा होती है प्रेरक तंत्रिका। प्रेरक तंत्रिकाएं, यह तंत्रिकाएं मस्तिष्क और मेरुरज्जु से प्राप्त निर्देशों को ग्राही अंगों की मांसपेशियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा संदेश दिया जाता है, जैसे कि हमारे हाथ ने किसी गर्म वस्तु को छुआ, तो ये गर्म वस्तु का जो संदेश है ये संदेश संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। हाथ में उपस्थित ये संवेदी तंत्रिकाएं इस गर्म उद्दीपन को ग्रहण करके मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक पहुंचाती है तथा इस संदेश का पुनः मस्तिष्क और मेरुरज्जु से प्राप्त जो संदेश है वो संदेश प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा आगे हमारे हाथ की मांसपेशियों तक पहुंचता है, जिससे हमारा हाथ वहां से तुरंत हट जाता है। तो प्रेरक तंत्रिकाओं का अर्थ होगा कि वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से प्राप्त निर्देशों को ग्राही अंगों की मांसपेशियों तक पहुंचाने का कार्य करे, हम उसे प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। ये किसका भाग है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। अगले नंबर पर आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अर्थात हमारे शरीर में अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारी इच्छा के विरुद्ध हम अपनी इच्छा से भी इस कार्य को करना चाहें तो भी नहीं रोक सकते या कर सकते, उन्हें हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, पहले ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, अनुकंपी और दूसरा इसका है भाग वह है परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका, यह तंत्रिका हमारे शरीर में उत्तेजना के समय यह सक्रिय होती है। जब हमारे शरीर में उत्तेजना होती है, जब हमारे शरीर में सतर्कता होती है, उस समय यह अनुकंपी तंत्रिकाएं सक्रिय होती है। जैसे ही तंत्रिकाएं सक्रिय होती है तो हमारे शरीर में अपने आप कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं, जैसे कि हमारी भूख और प्यास समाप्त हो जाती है। दूसरा, हमारी त्वचा के जो रोम हैं यह खड़े हो जाते हैं, आँखों की पुतलियाँ प्रसारित हो जाती है, मुंह में जो लार बनती है इसका स्त्राव बंद हो जाता है, श्वसन दर अचानक बढ़ जाती है, पसीने का अधिक उत्सर्जन होता है। ये सारी क्रियाएं मिलकर, ये सारी क्रियाएं ये जो एक साथ हो रही हैं, ये सभी क्रियाओं का संचालन इस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ये स्थिति जब भय की स्थिति होती है, क्रोध, डर की स्थिति होती है, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर ये जो बदलाव उत्पन्न होते हैं, ये बदलाव सारे इस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होते हैं। तो ये तंत्रिका क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर डर की स्थिति, भय की स्थिति अर्थात हमारे शरीर को यह एक उद्दीपित करता है। जब हमारा शरीर उद्दीपित होता है किसी भी बाहरी वातावरण के अंदर किसी भी प्रकार की कारक द्वारा, तो उस उद्दीपन को यह तंत्रिका तंत्र सक्रिय करती है। दूसरा है परानुकंपी। इस समय हमारा शरीर ऊर्जा का
संचय करता है, उस समय यह हमारे शरीर के अंदर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। जब ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सक्रिय होता है तो उस समय हमारे मुख से लार का स्रावन होता है, पाचक रसों का स्रावन होता है, श्वसन दर सामान्य होती है, आँखों की पुतलियाँ सामान्य होती है। तो ये खुशी की स्थिति में, शांति की स्थिति में हमारे शरीर को यह प्रदर्शित करती है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो आज हम पहले अध्ययन करते हैं मानव मस्तिष्क का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, जो हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का है, हम कह सकते हैं शरीर का प्रमुख हिस्सा है हमारा, जो हमारे शरीर के अंदर हमारे व्यवहार को, आदेशों को और शरीर के अंदर अंगों की कार्यशीलता को यह नियंत्रित करता है। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के समस्त कार्यों को यह नियंत्रित करता है, हमारे व्यवहार को, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया, देखना, सुनना, बोलना, स्मृति, ज्ञान, इन सभी का जो केंद्र है हमारे शरीर में वह मानव मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क की हम संरचना को हम देख सकते हैं। उससे पहले हम इस चार्ट को ज़रा देखें तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो भाग है वह है ये मस्तिष्क और इससे जुड़ा हुआ यह मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो हमारी खोपड़ी में स्थित होता है, दूसरा मेरुरज्जु जो कशीरुकदंड रीढ़ की हड्डी के अंदर यह सुरक्षित होता है। और इससे जुड़ी हुई जो हमें यह तंत्रिकाएं दिखाई दे रही है ये हैं परिधीय तंत्रिका। पहली हमने बात की कपालीय तंत्रिका, तो ये मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं। दूसरा इस मेरुरज्जु से निकलने वाली जो ये तंत्रिकाएं जो हमारे हाथों पैरों में हर जगह ये जा रही है, ये होती है दूसरी तंत्रिका मेरु तंत्रिका। तो मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण यह हिस्सा होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है यह खोपड़ी के भाग कपाल में सुरक्षित होता है। खोपड़ी के भाग कपाल में यह सुरक्षित होता है। इसकी स्थिति कहाँ होगी? खोपड़ी के भाग कपाल क्रेनियम के अंदर यह सुरक्षित रहता है। हमारा जो मस्तिष्क है इस पर 3 अलग अलग आवरण पाए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये पूरा जो हमारा भाग है यहाँ तक ये तो खोपड़ी है, लेकिन यहाँ से लेकर आँखों के ऊपर वाला भाग, इस भाग को हम कहते हैं कपाल। तो कपाल के अंदर ये हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं चित्र मानव मस्तिष्क का। तो मानव जो मस्तिष्क है इस पर 3 सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, जिसे हम दृढ़ तानिका, दूसरा जाल तानिका और तीसरा मृदु तानिका कहते हैं। दृढ़ तानिका ये कठोर आवरण है, जाल तानिका और मृदु तानिका। जाल तानिका जिसमें रक्त केशिकाओं का एक जाल हमारे मस्तिष्क में बिछा होता है। तीसरी मृदु तानिका जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक पतली झिल्ली होती है। ये 3 परत मिलकर मस्तिष्क की सुरक्षा का कार्य करती है। इस 3 परत के साथ में इसकी इन परतों और मस्तिष्क के मध्य एक द्रव्य भरा होता है,
इस द्रव्य को हम कहते हैं मस्तिष्क मेरु द्रव्य। मस्तिष्क मेरु द्रव्य। यह मस्तिष्क मेरु द्रव्य हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित करने का कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित करना। किसका कार्य होगा? मस्तिष्क मेरु द्रव्य का। कहाँ पाया जाता है? यह 3 जो सुरक्षात्मक परत और मस्तिष्क के मध्य में यह पाया जाता है। मस्तिष्क मेरु द्रव्य कार्य के आधार पर हम मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पर आता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क ये हमारे मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग है, जिसको हम आगे और 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उससे पहले हम ये देखें कि हमारा जो मानव मस्तिष्क है इसका भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का भार औसतन 1.5 किलोग्राम होता है। औसतन इसका भार माना जाता है 1.5 किलोग्राम के करीब। हमारा मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है? तो हमारा मस्तिष्क यह तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होता है। खरबों की संख्या में हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो नियमित रूप से हमेशा कार्यशील रहती है। तो हमारा मस्तिष्क यह 1.5 किलोग्राम भार का, और इसका निर्माण, इसकी इकाई वह तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क अर्थात मस्तिष्क का आगे का भाग। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम आगे और 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है प्रमस्तिष्क। जिसे सेरिब्रम कहते हैं। दूसरा होता है थैलेमस। तीसरा इसका भाग होता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। ये जो हमें भाग दिखाई दे रहा है मस्तिष्क का, यहाँ से ये पूरा जो भाग है, ये संपूर्ण भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। या हम चार्ट में देख सकते हैं चित्र के अंदर, यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण भाग को हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे अधिक विकसित भाग होता है, सबसे ज़्यादा भाग भी ये होता है। लगभग पूरे मस्तिष्क का 80% भाग हमारा प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क का यह भाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हमारे शरीर में सबसे पहले चेतना करते, जागृत अवस्था जो है हमारी, हम उसे चेतना कहते हैं। तो ये जो चेतना हमारे शरीर में इस प्रमस्तिष्क में स्थित होती है। जागृत अवस्था हमारी कहाँ पाई जाती है? प्रमस्तिष्क में। चैतन्य अवस्था प्रमस्तिष्क में स्थित होती है। दूसरा इसका कार्य है कि यह हमारी स्मृति का केंद्र होता है, ये हमारी याददाश्त का केंद्र होता है। याद रखने की शक्ति हमारी इसी प्रमस्तिष्क में पाई जाती है। तीसरा इसका है विवेक। विवेक का अर्थ है कि अच्छे और बुरे की पहचान हमारे इसी भाग में होती है। बुद्धिमत्ता, किसी भी कार्य को करने की जो कुशलता है, वो कुशलता हमारी इसी प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। हमारी जितनी भी योग्यताएं होती है, चाहे वो भाषाई योग्यता हो, गणितीय योग्यता हो, तार्किक योग्यता हो, यांत्रिक योग्यताएं हो, कोई भी योग्यता है हमारे, वह सारी की सारी इसी प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। इसी तरह से भाषाई ज्ञान हमारा, वह भी प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। इसी तरह से भाषाई ज्ञान के साथ में हमारी जो बोलने की जो शक्ति है, हमारी बोलने की जो हमारी कला है, वह कला भी हमारी इसी प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्रमस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रमस्तिष्क को देखें तो प्रमस्तिष्क यह एक लंबी विधर के द्वारा, खांच के द्वारा इसको मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित करता है। यह हम इस चार्ट में देख सकते हैं, इस चित्र के अंदर, कि ये जो भाग है, जैसे यहाँ पर
दो अलग अलग गोलार्धों से मिलकर बना होता है। प्रमस्तिष्क के मध्य एक लंबी विदर पाई जाती है। इस विदर के द्वारा प्रमस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है। ये दो भाग आपस में एक नर्वस के द्वारा, एक तंत्रिका द्वारा जुड़े होते, जिसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम नामक नर्व संरचना के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा यह दोनों गोलार्ध आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो हमें संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। इस कार्पस कैलोसम के द्वारा आपस में दोनों गोलार्ध जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क की यदि हम संरचना को देखें तो इसके बाहर दूसर द्रव्य पाया जाता है। अधिक तंत्रिकाओं का जाल होने के कारण, घनी होने के कारण इसका रंग होता है वो दूसर होता है, जबकि मस्तिष्क के भीतरी भाग में, इस प्रमस्तिष्क के भीतरी भाग में हमें श्वेत द्रव दिखाई देता है। तो प्रमस्तिष्क के जो बाहर होगा वह दूसर द्रव्य होगा और इसके जो भीतर होगा वो होगा श्वेत द्रव्य पाया जाता है। मस्तिष्क कि दो गोलार्ध, दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली पट्टिका को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। इस पट्टिका के द्वारा दोनों पिंड मस्तिष्क के हमारी जुड़े होते हैं। हमारे दोनों पिंडों की बड़ी रोचक बात है कि हमारे मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क का जो दायां पिंड है वह हमारे शरीर के बाएं अंगों को नियंत्रित करता है। हमारे जितने भी शरीर के बाएं अंग हैं, नेत्र से लेकर हमारे पांव तक, इनका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के बाएं भाग को दाएं मस्तिष्क गोलार्ध द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार जो हमारे मस्तिष्क का बायां भाग है, इस बाएं भाग को, बायां पिंड मस्तिष्क का, इसको शरीर के जितने भी दाएं भाग हैं, हमारे जितने भी अंग हैं, इसका यह कंट्रोल करता है। तो प्रमस्तिष्क का कार्य क्या क्या हुआ? तो प्रमस्तिष्क का पहला जो कार्य होगा वो होगा चेतना। यह हमारी चेतना का केंद्र होता है। तो प्रमस्तिष्क का पहला कार्य है चेतना, कॉन्शियसनेस का यह हमारे केंद्र होता है। दूसरा केंद्र ये किसका है? तो दूसरा ये केंद्र है हमारी विवेक का, कौशल का, बुद्धिमत्ता का। बुद्धिमत्ता का यह हमारे केंद्र होता है। तीसरा कौशलता का, कौशल का हमारे ये केंद्र है। विवेक, वाणी हमारी योग्यता और यह स्मृति का केंद्र होता है। तो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उसका केंद्र यह प्रमस्तिष्क होता है। इसके बाद दूसरा आता है थैलेमस भाग। यह भाग प्रमस्तिष्क के अधर तल पर पाया जाता है। ये जो भाग में दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम कहते हैं थैलेमस भाग। थैलेमस, ये जो थैलेमस भाग है, यह भाग हमारी संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का मुख्य केंद्र होता है। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का यह प्रमुख केंद्र है तथा यह हमारे शरीर में 3 प्रमुख कार्य करता है। पहला कार्य करता है कि यह हमें ताप, दूसरा जलन और तीसरा शीतलता का अनुभव कराता है। 3 प्रमुख कार्य, पहला तो यह हमें ताप का, शीतलता का और दर्द का यह अनुभव कराता है। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र हमारे मस्तिष्क का भाग होता है थैलेमस। तीसरा जो अग्र मस्तिष्क का भाग है वह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भाग, इस भाग को हम कहते हैं जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है। ये जो भाग है इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इस भाग से विशेष प्रकार के पेप्टाइड प्रोटीन्स का स्त्रावण होता है जो हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसलिए इस भाग को, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस भाग हमारे शरीर में और क्या कार्य करता है? तो हाइपोथैलेमस का पहला कार्य हमने देखा कि यह पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को नियंत्रित करता है। दूसरा इसका कार्य होगा कि यह भाग हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर के तापमान को बराबर बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरा इसका कार्य होगा कि यह भाग हमारी भूख और प्यास का भी केंद्र होता है। आपको कि पेट में हमारे भोजन जाता है, पेट में भोजन पचता है, लेकिन भूख लगने की शुरुआत हमारे इस भाग से होती है।
हाइपोथैलेमस भाग से भूख लगने की शुरुआत होती है। प्यास यहीं से लगती है। भूख और प्यास का केंद्र हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। इसी तरह से हमारे शरीर के जो मनोभाव होते हैं, मन में उठने वाले भाव जिसमें हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे दया, क्रोध, ईर्ष्या, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, ये सारे मनोभाव हमारे शरीर में इसी जगह से उत्पन्न होते हैं, हाइपोथैलेमस से। ये हमारे शरीर में निद्रा का भी केंद्र होता है, समय पर सुलाने और उठाने का भी केंद्र हमारे मस्तिष्क का यही भाग होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भाग हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करता है। तो अभी हमने देखा अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क को हमने 3 भागों में विभाजित किया, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क हमारी चेतना, विवेक, वाणी, ज्ञान, स्मृति, योग्यताओं का केंद्र होता है। थैलेमस भाग ये हमारे शरीर में संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र होता है, जो ताप का, दर्द का, जलन का यह अनुभव कराता है। तीसरा जो भाग है वो हाइपोथैलेमस भाग, जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हमारी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का, भूख और प्यास को नियंत्रित करने का, और इसके साथ यह हमारे शरीर की निद्रा और जागने का भी केंद्र होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वो है हमारे शरीर का अगला मस्तिष्क का अगला भाग, वो है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, यह भाग हाइपोथैलेमस भाग और मेडुला ऑब्लोंगेटा के मध्य पाया जाता है। हम चित्र में हम देख सकते हैं हाइपोथैलेमस भाग और मेडुला ऑब्लोंगेटा के मध्य पाया जाने वाला भाग, इस भाग को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य जो मस्तिष्क है यह 4 अलग अलग पिंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें से 2 पिंड हमारे नेत्रों से जुड़े होते हैं जो हमें दृष्टि का ज्ञान कराते हैं, तथा 2 पिंड हमारे श्रवण केंद्र कानों से जुड़े होते हैं जो हमें ध्वनि का ज्ञान कराते हैं। इन चारों पिंडों को विज्ञान की भाषा में क्वार्पोर क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क जो है हमारा मध्य मस्तिष्क, यह 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। विज्ञान की भाषा में इन्हें कहते हैं क्वार्पोर क्वाड्रिजेमिन। 4 पिंडों को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है क्वार्पोर क्वाड्रिजेमिन। ये 4 पिंड, इसमें से 2 पिंड हमारे नेत्रों से जुड़े होते हैं जो हमें दृष्टि का ज्ञान कराते हैं, तथा 2 पिंड हमारे श्रवण केंद्र कानों से जुड़े होते हैं जो हमें ध्वनि का ज्ञान कराते हैं। तो मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या हुआ? मध्य मस्तिष्क का कार्य हुआ देखना और सुनना। मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं वह मस्तिष्क का अंतिम भाग, जिसे हमने कहा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क हमारे 3 अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो भाग होता है उसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क पीछे वाला जो मस्तिष्क का भाग है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ जो ये भाग है पश्च मस्तिष्क का, यहाँ हम देख सकते हैं मस्तिष्क का ये चित्र, जिसको हम यदि आधार से देखते हैं तो मस्तिष्क हमें इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें हमने देखा मध्य मस्तिष्क के 2 पिंड हमारे नेत्रों से जुड़े हैं और 2 पिंड जो होंगे हमारे कानों से जुड़े दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हम पश्च मस्तिष्क के। पश्च मस्तिष्क अर्थात पीछे वाला हमारा मस्तिष्क का भाग। तो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम का जो पहला कार्य वो ऐच्छिक पेशियों के संचालन का नियंत्रण करना। दूसरा इसका कार्य होगा शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हमारा शरीर हमेशा सीधा रहे, हमारी गति हमारी सही रहे, उसको यह अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति ज़्यादा नशा कर लेता है, अधिक वह शराब का सेवन करता है, तो सबसे पहले उसकी चाल बिगड़ जाती है। वो सीधा चलने की कोशिश करता है लेकिन वो सीधा नहीं चल पाता। तो बताइए इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग शराब के नियंत्रण में आ चुका है?
तो शराब के नियंत्रण में आने वाला भाग कौन सा होगा? यह भाग होगा अनुमस्तिष्क। नशा करने के बाद व्यक्ति की चाल बिगड़ रही है, अर्थात वो सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शराब से सबसे पहले प्रभावित होता है, फिर उसके बाद उसके सोचने समझने की क्षमता वो धीरे धीरे प्रभावित होती है। लेकिन पहला जो भाग सबसे पहले प्रभावित होगा नशा करने के तुरंत बाद, वो होगा अनुमस्तिष्क। ये हमारी शरीर की गति को नियंत्रित करता है, हमारी चाल को ये नियंत्रित करता है, हमारी पेशियों की गति का संचालन इसके द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा। अनुमस्तिष्क के बाद अगले नंबर पर आता है, वो आता है पोन्स। पोन्स, ये जो हमें भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम पोन्स कहते हैं। ये जो पोन्स होता है, यह पश्च मस्तिष्क का भाग जो हमारे श्वसन का केंद्र होता है, हमारी श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण है वो इस भाग के द्वारा होता है। तो कितना महत्वपूर्ण भाग है ये पोन्स। हमारे श्वसन का केंद्र कौन सा होगा? पोन्स होगा, तथा यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है। पोन्स के बाद मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला गेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यह पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, जो हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कहलाता है। अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन लेना, ब्रीथिंग, जबकि श्वसन का जो केंद्र है वह पोन्स है, जबकि श्वास लेना यह मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य। इसी तरह से उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो उत्सर्जन की क्रिया में हमने पढ़ा था, ये भी एक विशेष तंत्रिका प्रवृत्त क्रिया होती है, इसका केंद्र भी यह मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इसी तरह से अंत जो हमारी ग्रंथियाँ पाई जाती है, इनके स्त्रावण, जैसे लार का स्त्रावण है, यकृत ग्रंथि का स्त्रावण है, अग्नाशय स्त्रावण। तो ये जो स्त्रावण होता है हमारे शरीर में, ग्रंथियों का स्त्रावण, लार का स्त्रावण, इसका कार्य यही होता है। इसी तरह से पलकों का झपकना, छींकना, उल्टी आना, वमन क्रिया, इन सारी क्रियाओं का केंद्र, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसका केंद्र यही मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। इसी तरह से अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों का यह नियंत्रण करता है, शरीर की गति को यह नियंत्रित करता है, शरीर की संतुलन की स्थिति को बनाए रखने का यह कार्य करता है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का यह कार्य करता है, तथा यह श्वसन का प्रमुख केंद्र होता है। तो हमने आज मस्तिष्क के विभिन्न भागों की संरचना का अध्ययन किया। मस्तिष्क का निर्माण तंत्रिका कोशिका से होता है, जिसे हम इसकी इकाई कहते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में और किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।